नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया इम्पोजेस एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन चाइनीज गुड्स फॉर सेटअप टू 5 ईयर्स। चाइनीज गुड्स फॉर अप टू 5 ईयर्स। भारत ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री यानी घरेलू उद्योगों को चीप इंपोर्ट्स यानी सस्ते आयात से बचाने के लिए डीजीटीआर यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की सिफारिशों के बाद 5 चीनी प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। अब इसका नाम से ही पता चलता है एंटी डंपिंग। चीन क्या करता है, अपने सस्ते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे होने के कारण वहां पे वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होती है, तो वो अपने सस्ते माल को, सस्ते गुड्स को, सामान को इंडिया में डंप कर देता है। सबको पता है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा बाजार है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती है। इसीलिए भारत ने घरेलू कंपनियों को चीन से आने वाले सस्ते आयात से बचाने के लिए इस महीने वैक्यूम फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉयल सहित पड़ोसी देश के 4 प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। और ये शुल्क इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये उत्पाद सामान्य से कम कीमतों पर चीन से भारत को निर्यात किए जा रहे थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर अब जैसे आप दीपावली आती है या होली का पर्व आता है तो चाइनीज आइटम से पूरा बाजार पट जाता है। और क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत है, बढ़ा हुआ है, वहां पे वस्तुओं के उत्पादन की लागत कम आती है, तो वो पूरा डंप कर देता है भारत में। तो उसको देखते हुए क्या जो घरेलू उद्योग हैं उनको चोट पहुंचती है, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं चीनी माल की तुलना में। ठीक है, उसको देखते हुए सरकार ने ये रेमेडी वाला ये उपचारात्मक कदम उठाया है और सरकार ने यह कदम घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से बचाने के लिए उठाया है। वाणिज्य मंत्रालय की जो जांच इकाई है, जिसको बोलते हैं डीजीटीआर, ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया गया है और डीजीटीआर डायरेक्टरेट जनरल ट्रेड रेमेडीज वाणिज्य मंत्रालय की एक जांच इकाई है। यह इकाई डंपिंग और सब्सिडी जैसे मामलों की जांच करती है। देशों द्वारा एंटी डंपिंग जांच की जाती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सस्ते आयात में बढ़ोतरी के कारण जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है यानी घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा है या नहीं। शुल्क का उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना और विदेशी उत्पादकों और निर्यातकों के मुकाबले घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर मुहैया कराना है। अमूमन यह शुल्क तब लगाया जाता है जब कोई देश अपनी वस्तुओं को उनके उचित बाजार मूल्य से कम कीमत पर एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इसलिए सरकार ये कदम उठाती है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। एक बार आप देख लीजिए, पहले तो सबसे बड़ा था, लेकिन अभी लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार शायद चेंज हुआ है। अब देखिए, इस तरह की जब प्रैक्टिसेस की जाती है तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2016 में। आइए उसको देखते हैं। ये 2016 में ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 18 था। पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाला पद आयात आवरण यानी इंपोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन ए, किसी देश के आयात मूल्य एवं सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात को बताता है। ऑप्शन बी, यह किसी देश को एक वर्ष में आयात के कुल मूल्य को बताता है। ऑप्शन सी, यह 2 देशों के बीच निर्यात और आयात के मूल्यों के अनुपात को बताता है। ऑप्शन डी, यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए अधिक से अधिक संख्या में। अब आइए चर्चा करते हैं पिछले अंक में दिए गए प्रश्न के ऊपर। ये 2013 का क्वेश्चन था और पिछले अंक में कोयला के ऊपर चर्चा की गई थी, उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय कोयले के अभिलक्षण है। पहला है उच्च भस्म अंश, बिल्कुल सही बात, ये अभिलक्षण है भारतीय कोयले की। दूसरा है निम्न सल्फर अंश, ये भी भारतीय कोयले की विशेषता है, क्योंकि भारतीय कोयले में भस्म या अगर राख की बात करें, राख की अधिक मात्रा होती है। अगर बात करें परसेंटेज वाइज, जो 25 से लेकर 45% तक होती है। ठीक है, जबकि विश्व के अन्य भागों के कोयले में भस्म की मात्रा लगभग 15% तक होती है। और अगर बात करें इसमें सल्फर की मात्रा लगभग 0.5% होती है। वहीं भारतीय कोयले की भस्म में सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है और इसमें क्वार्ट्ज की मात्रा अधिक होने के कारण इसकी अपघर्षक क्षमता भी उच्च होती है। भारतीय कोयले की अपघर्षक क्षमता उच्च होती है, इसलिए दोनों कथन तो सही है, 1 और 2। अब बात करते हैं तीसरे की। निम्न भस्म संगलन तापमान नहीं पाया जाता है भारतीय कोयला में, ये अभिलक्षण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोयला आधारित दहन और गैसीकरण प्रक्रियाओं में कोयला में निहित खनिज पदार्थ, मुख्य रूप से ऑक्साइड जिसकी बात करते हैं, एक अज्वलनशील अवशेष के रूप में छोड़ दिया जाता है, जिसे भस्म कहा जाता है। सामान्य तौर पर दहन गैसीकरण प्रक्रियाओं के खुले उपकरणों की उच्च अवशोषक सतह पर भस्म जमा हो जाती है और ये जमाव
स्लैगिंग या फाउलिंग को जन्म देते हैं और परिणाम स्वरूप प्रक्रिया दक्षता कम हो जाती है। भस्म संकलन टेम्परेचर उस तापमान सीमा को दर्शाता है जिस प्रक्रिया उपकरण की उष्मा अवशोषक सतहों पर राख जमा होती है। और भारतीय कोयले का उच्च भस्म संकलन टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 1500 डिग्री होता है। अगर तापमान की बात करें तो लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। जब तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही होगा तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर ए होगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि द नीड फॉर यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल हेल्थ कवरेज। भारत ने BPALM व्यवस्था सहित बेहतर पहचान, उपचार और रोकथाम रणनीतियों के माध्यम से ट्यूबरक्लोसिस देखभाल की दिशा में प्रगति की है। अब बात करते हैं, देखिए BPALM पद्धति की बात करें। देखिए यहाँ BPALM की बात करें तो B से बेडाक्लाइन, P से प्रीटोमेनिड और L से लाइनोजोलिड और M से मोक्सीफ्लॉक्सिन, जो पिछली MDR टीबी उपचार प्रक्रियाओं की तुलना में सुरक्षित, अधिक प्रभावी और तीव्र उपचार विकल्प साबित हुआ है। टीबी सेवाओं को अगर बात करें तो आयुष्मान भारत में एकीकृत किया गया है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम से इसको इंटीग्रेट किया गया है, जिससे विकेंद्रीकृत देखभाल को बढ़ावा मिलता है और प्राइवेट सेक्टर की देखभाल और वित्तीय बाधाओं जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन न्याय संगत और पर्सन सेंट्रिक यानी व्यक्ति सेंट्रिक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य भी टीबी उन्मूलन और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को शामिल करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये इकोनॉमी और एनवायरनमेंट सेक्शन दोनों की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि द ग्रीन पाथ टू ग्रोथ। भारत का वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य वर्ष 2070 तक अपने नेट जीरो एमिशन यानी शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के लिए आर्थिक विकास और हरित विकास पर ध्यान केंद्रित करने की यानी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फोकस ऑन ग्रीन ग्रोथ की आवश्यकता है। और हरित विकास रोजगार सृजित कर सकता है। ग्रीन डेवलपमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट पैदा कर सकता है, लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं इससे, और इनोवेशन यानी नवाचार को बढ़ावा दे सकता है ये, और क्लाइमेट रिस्क यानी जलवायु जोखिमों को भी कम कर सकता है, इसलिए आज इसकी आवश्यकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये मिसलेनियस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया टू ज्वाइन अर्थ आर विथ स्पेशल फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रत्येक वर्ष के मार्च महीने के अंतिम सप्ताह में अर्थ आवर मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है वर्ष 2007 से। भारत में विश्व जल दिवस के लिए, विश्व जल दिवस जैसा कि हम सब जानते हैं 22 मार्च को मनाया जाता है, के जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अर्थ आवर में भाग लिया है। और प्रत्येक वर्ष रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच आयोजित होने वाला वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लाइट ऑफ इवेंट यानी कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ही ये लाइट ऑफ कार्यक्रम सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों के अंदर जन जागरूकता आ सके। और इस वर्ष की थीम की बात करें तो वी वाटर वाइज जल संरक्षण पर प्रकाश डालती है। और ये WWF द्वारा वर्ष 2007 में शुरू किया गया अर्थ आवर अब एक वैश्विक जलवायु कार्रवाई आंदोलन बन चुका है। तो साथियों, आज के चौड़ी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहे नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।